CBT 1 आप अपने बदौलत किए हैं या फिर आप किसी और माध्यम से CBT 1 को क्वालिफाई किए हैं। बहुत सारे बच्चे भयभीत रहते हैं कि सर मैथ में तो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका मैथ का क्वेश्चन सेट किया जाएगा वो हिमालय पर्वत पे बैठ करके सेट किया जाएगा, इसीलिए लेवल अलग हो जाएगा। बस क्या करना है, तो सर यहाँ पे आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूँ आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबों को थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग NTPC CBT 2 के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी हो, हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। ऐसे तो मेरे मित्र आप सबों को आइडिया लग गया होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मार्केट में आ चुकी है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी एक द्वंद्व चल रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या इस स्थिति में। मन में कहीं ना कहीं एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है कि हम ये बुक पढ़ लेंगे, हम वो बुक पढ़ लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे और हो कुछ नहीं रहा है। सुबह से लेकर के रात तक बस सोचने में गुजर जा रहा है और हम लोग फिर अगले दिन का टारगेट सेट कर रहे हैं कि आगे अब हमको क्या करना है। और मेरे मित्र, अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप एक बार मुस्कुराइए, आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। और आपके मन में CBT 2 क्वालिफाई करने के लिए जो भी द्वंद्व है और जो भी युद्ध चल रहा है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सेशन से कंप्लीट हो जाएगी। बस ज़रूरत है आपको वीडियो के अंत तक बने रहने की। मेरे मित्र, सबसे पहले तो आप सभी एक बार गहरा सांस लीजिए और थोड़ा देर के लिए अपने आप को किसी एक जगह पे स्टेबल कर लीजिए। मैं गहरा सांस लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका मन शांत हो जाए। कुछ सवालात होंगे जो मुझे आपसे करने हैं और उसका आंसर आपको हमें नहीं बताना है, अपने मन में सिर्फ सोचना है। आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ज़रा सा आप हमको ये बताइए कि आपने जो CBT 1 क्लियर करा है ये किसके बदौलत करा है। CBT 1 आप अपने बदौलत किए हैं या फिर आप किसी और माध्यम से CBT 1 को क्वालिफाई किए हैं। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं यार, हमने तो 3 साल से मेहनत करा है, इसका परिणाम हमको दिखा है CBT 1। भाई मेरे, मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपने जो 3 साल से मेहनत करा है बुक के पीछे, मैथ्स के पीछे, रीजनिंग के पीछे, GK GS के पीछे, साइंस के पीछे, करंट अफेयर्स के पीछे, तो क्या ये 3 साल का मेहनत बेकार चला गया आपका? 3 साल में जो आप पढ़े वो सब भूल गए, सब सफाचट, खत्म, टाटा बाय बाय? आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, हम लोग को तो मालूम ही है, सब कुछ याद है कि मैथ में कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लगना है, अलजेब्रा में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, मेंसुरेशन में हमको क्या करना है, ट्रिगो में हमको क्या करना है, ज्योमेट्री में हमको कौन सा थ्योरम लगाना है, रीजनिंग में भी मालूम है हमको कि कौन सा टाइप को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। हमको GK GS में भी मालूम है कि हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है। भाई मेरे, जब सब मालूम है तब काहे का द्वंद्व पाल बैठे हो, काहे मन में युद्ध चला रहे हो कि हम ये बुक भी पढ़ेंगे, वो बुक भी पढ़ेंगे, फलना भी करेंगे, चिलना भी करेंगे और हो कुछ नहीं रहा है। बेकार में परेशान हो कि सर CBT 1 क्वालिफाई कर लिए, CBT 2 के लिए क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एकदम मतलब वाहियात सोच है। भाई मेरे, अगर आप भी इस तरह की बातें अपने मन में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। फिर वही बात है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जब आपने CBT 1 अपने दम पे क्वालिफाई किए हो तो फिर काहे डर रहे हो, मैथ से काहे डर रहे हो, रीजनिंग से काहे डर रहे हो, GK GS से। आपको 3 साल मिला था पढ़ने के लिए और आपने पूरा मेहनत करा है और आपको सारा चीज़ का आइडिया है और अभी आपको इस स्टेज में आके कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, कोई गोल्डन स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, कोई तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई रामबाण चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ CBT 2 के क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की। ज़रूरत किस चीज़ की है? तो ज़रूरत है जो पोर्शन आपका वीक है उस पर काम करने की। ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है रिवीजन करने की। ज़रूरत किस चीज़ की है? रिकॉल करने की। और ये चीज़ तो कोई बता ही नहीं रहा है। सब आ रहे हैं, हिस्ट्री में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में, फिजिक्स में जो है वो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 3 से 4 पूछे गए हैं, बायोलॉजी में 4 से 8 पूछे गए हैं। बच्चा भयभीत हो रहा है कि यार CBT 1 भी पास कर लिया, अब CBT 2 के लिए भी हमको इतना सोचना पड़ रहा है। मेरे मित्र, पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ।
आप अगर इस तरह की भावनाएं CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद सोच रहे हो, आप जूझ रहे हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, और जो ये कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर रहा है ना, यही आपको ले डूबेगा। मैं इस बोर्ड पे लिख दे रहा हूं सर, आप CBT 1 क्वालिफायर हो, आपके पास मैथ का भी नॉलेज है, रीजनिंग का भी नॉलेज है, GK GS का भी नॉलेज है। बस जरूरी क्या है? तो सर जरूरी है रिवीजन की। जरूरी किस चीज़ की है? रिवीजन की। अब रिवीजन का मतलब बहुत सारे मित्र क्या सोचते हैं कि बुक लेके बैठेंगे और जब तक वो बुक का पूरा राम कहानी खत्म नहीं होगा तब तक रिवीजन नहीं हुआ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस जन्म में तो आप है ही हैं, अगले जन्म में भी कोई आस मत रखिएगा, क्योंकि रिवीजन का मतलब पूरे सिलेबस को डीपली पढ़ाई करना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है कि हम चैप्टर उल्टाए, एक नज़र दौड़ाए, हमको सारा चीज़ हमारे माइंड में आ गया, फिर उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को पलटे, एक बार हम देखें इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अगर हमको किसी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा भी डाउट लग रहा है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उस डाउट को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। रिवीजन का मतलब ये होता है, ना कि रिवीजन का मतलब होता है ग्रंथ लेके बैठ गए, सुबह से शाम तक लगे हैं, पता चला कि कुछ नहीं हुआ, जो पहले पढ़े थे वो भी भूल गए। तो ज़रूरत क्या है सर? ज़रूरत है अपने आप को शांत रखने की, ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास जगाने की, ज़रूरत है अपने ऊपर भरोसा करने की। और हमेशा कहिए कि अगर आपने CBT 1 क्वालिफाई करा है, देन यू हैव टू कैपेसिटी टू क्वालिफाई CBT 2 ऑल्सो। अगर आपने CBT 1 क्वालिफाई करा है तो आपके अंदर CBT 2 क्वालिफाई करने की भी क्षमता है। वाई? क्योंकि आपने मैथ भी पढ़ा है 3 साल में, रीजनिंग भी पढ़ा है, GK GS भी पढ़ा है, करंट अफेयर भी पढ़ा है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ज़रूरत किस चीज़ की है? रिवीजन की है। रिवीजन कैसे करना है? तो सर चैप्टर उल्टाएंगे, उसके थ्योरी पोर्शन को देखेंगे, सारा चीज़ रिकॉल हो गया, क्वेश्चन देखेंगे। अब सब क्वेश्चन को बैठ करके आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो पता चला 3 महीना लग गया रिवीजन में, एग्जामो हो गया और रिजल्टो आ गया। ऐसे करेंगे तो कहाँ तक जा पाएंगे सर? स्मार्ट बनिए, हार्ड वर्किंग मत कीजिए। स्मार्ट बनिएगा तभी जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। और CBT 2 के लिए आप इतना भरम मत पालिए। यहाँ पे भाई 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही ना फर्क है। तो 20 क्वेश्चन का एलियन सेट कर देगा या मंगल ग्रह से आएगा, या उस 20 क्वेश्चन को सेट करने के लिए सभी ग्रह आपस में बैठ करके बैठक करेंगे कि ना ये क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, वही डालना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक एग्जाम में 70% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इजी लेवल के होते हैं, 15% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। आपके एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 120 में से आपका मैथ जो है वो 35 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग जो है वो आपका 35 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका 50 क्वेश्चन होगा। मेरे मित्र 3 साल जो आप पढ़ाई किए हैं मैथ और रीजनिंग में, वो क्या बेच दिए आप? सब है ये है आपके माइंड में। आप पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो जगाइए। और जो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए आप 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और मेरे ख्याल से जो बच्चा नहीं भी पढ़ के जाएगा ना मैथ में, अगर वो कितना भी कमजोर होगा, 3 साल से रेगुलर पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से 25 से 30 नंबर जरूर करेगा। और रीजनिंग में भी 25 से 30 नंबर जरूर करेगा। जो अगर नहीं भी पढ़ के जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, नहीं भी पढ़ के जाएगा ना सर, 25 क्वेश्चन आराम से करेगा। चला ध्यान देना, मैं नहीं पढ़ के जाने की बात कर रहा हूँ। जब आप नहीं पढ़ के जाएंगे तब आप 25 से 30, यहाँ भी 25 से 30 और यहाँ 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ा सा यहाँ पे ये सोच करके देखो कि सर अगर हम एक एवरेज मान लेते हैं कि अगर इस तीनों सब्जेक्ट में हम 25-25 स्कोर करते हैं तो हमारा स्कोर टोटल कितना होता है? आप कहेंगे सर 120 में से हम 75 लाते हैं, आपका रिजल्ट कितना पे बनेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जब हम इसमें 25 क्वेश्चन और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 100, और 100 में तो हम कैसनो एग्जाम का किला होगा उसको भेज देंगे। चला मेहनत कहाँ पे करना है? यह 25 क्वेश्चन पे ना करना है। 75 क्वेश्चन तुम्हारा पास है ना? बताओ है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर आप 3 साल से तैयारी नहीं किए हैं, CBT 1 आप किसी और तरीका से पास किए हैं। और अगर आपके पास है तो विश्वास जगाना होगा। ये रामबाण और गोल्डन स्ट्रेटजी पे काम नहीं होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हर एक चीज़ मार्केटिंग है।
बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं मार्केट में, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ओरिजिनल है, फलना है चिलना है, मेरा कोर्स ले लो ये हो जाएगा। अरे कहाँ से कुछ नहीं होगा यार। बात वहीं पे आएगा कि आपने मेहनत करा है तो सब कुछ आपके पास है, मेहनत नहीं करा है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे स्मार्ट तरीका अपनाओ ना। नहीं पढ़ के जाओगे तो भी आप 75 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि 3 साल पढ़े हो, मजाक नहीं किए हो जिंदगी के साथ। 25 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना है। मेहनत में क्या चाहिए? रिवीजन चाहिए। अब सर आइडियोलॉजी हमको पता होना चाहिए रिवीजन का। आप कहेंगे सर आइडियोलॉजी में क्या? आपने तो बता दिया कि चैप्टर देखना है, उसको एक नज़र देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जिस पे हमको मेहनत करना है। तो मेरे मित्र, किसी भी एग्जाम को पास करने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, बेस्ट मेथड होता है, वो होता है उस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। और क्वेश्चन के पैटर्न को आप कैसे समझेंगे? तो जब आप उस एग्जाम से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन करेंगे, और आपके NTPC CBT 2 का जो पिछला एग्जाम है उसमें टोटल आपको 9 प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस 9 प्रीवियस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? तो गुरुजी 9 दिन में लगा लेंगे। जो आपका पहले NTPC CBT 2 का 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उस 9 शिफ्ट के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? तो सर पहले आप लगा लेंगे। और अगर आप नहीं लगाए हैं अभी भी आपके पास भरपूर समय है, आप इसको लगा लें। क्या पता चलेगा इससे? पता चलेगा क्वेश्चन का नेचर कैसा है। क्या पता चलेगा? क्वेश्चन का नेचर कैसा है। और जब आपको क्वेश्चन का नेचर पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। नेचर पता चल गया तो सारा चीज पता चल गया। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हो तो आगे भी क्वेश्चन बनाओगे। बहुत सारे बच्चे भयभीत रहते हैं कि सर मैथ में तो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका मैथ का क्वेश्चन सेट किया जाएगा वो हिमालय पर्वत पे बैठ करके सेट किया जाएगा, इसीलिए लेवल अलग हो जाएगा। क्योंकि आपने जो अलजेब्रा में पढ़ा है कंसेप्ट, वो तो आपका दूसरे ग्रह का कंसेप्ट है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तीसरे ग्रह से होगा, तो ऑब्वियसली लेवल बढ़ जाएगा। भाई मेरे कोई लेवल नहीं बढ़ता है। अगर आपके पास कंसेप्ट है, यू हैव अ कंसेप्ट, तो क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछा जाए आप उसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। आप इस चीज को काहे नहीं समझ रहे हैं? क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछा जाएगा, कंसेप्ट है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। मैं एक साइंस का टीचर हूं तो ऑब्वियसली साइंस का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सबों को मालूम है, बचपन से पढ़ते आए हो, इवन 7th 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन करने के बाद आज आप NTPC CBT 1 क्वालिफाई किए हो। हर जगह पे आपने क्या पढ़ा कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, और उस तीनों गति के नियम के बारे में आपको मालूम है। अब क्वेश्चन उससे टफ पूछा जाए या इजी पूछा जाए तो क्या न्यूटन का जो नियम है वो बदल जाएगा? आप कहेंगे सर ऐसा संभव थोड़ी है। भाई मेरे, यही चीज़ तो आपके मैथ के साथ भी होता है ना। मेंसुरेशन का कंसेप्ट आपको मालूम है तो उससे कितनों घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो क्या मेंसुरेशन का कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो भाई मेरे, बस इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा द्वंद्व और मन के अंदर युद्ध पालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बुक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तब पगला जाओगे, कुछ नहीं होगा। ज़रूरत क्या है? अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर विश्वास जगाइए। आप कर सकते हैं क्योंकि आपने CBT 1 करा है, आपके पास मैथ, रीजनिंग, GS सारा चीज़ का नॉलेज है। करना क्या है? रिवीजन करना है। कौन सा मेथड? स्मार्ट मेथड। अब रिवीजन कैसे करेंगे? तो पहले क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे। क्या आइडिया लगेगा? तो सर इससे ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो किस चैप्टर से कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, कितना कम पूछा जा रहा है। साथ में क्या पता चलेगा? क्वेश्चन टफ पूछा जा रहा है, मॉडरेट पूछा जा रहा है, या फिर इजी पूछा जा रहा है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उस हिसाब से उस चैप्टर को तैयार कर लोगे, आपका सॉल्व हो गया। और अगर आप इस 9 शिफ्ट के क्वेश्चन को करते हो तो आपके तीनों सब्जेक्ट का क्या होगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और जब आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो सर आप उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर देंगे और फिर आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे सर, CBT 2 को आसानी से हंसते खेलते क्वालिफाई कर लेंगे। और ज़्यादा अगर इसमें दिमाग लगाएंगे तो जो पहले पढ़े हैं वो भूल जाएंगे, और जो अब पढ़ेंगे ये तो भूलना तो ही है। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है, एकदम कूल डाउन। सर मुस्कुराइए, CBT 1 पास कर लिए हैं, अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाइए ना। जैसे ही आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से पीड़ित होंगे आपको वो पूरा का पूरा खा जाएगा। इसीलिए
जितना बर्दाश्त कर सके उतने प्रेशर लीजिए, ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो कि यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं सही से, तो यहाँ पे आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली सेफ स्कोर 95 प्लस होगा सर। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, नंबर लाने होंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है? तो यहाँ पे हमको ये करना है कि एग्जाम में मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा समय देना है, जबकि जनरल अवेयरनेस क्या है कि क्वेश्चन याद है तो टिक करोगे, नहीं याद है तो एकरा में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आप बैठ के मंथन करते रहेंगे कि कर आंसर ये होगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा, रिजल्टवा कौन बनाएगा आपका? तो सर जनरल अवेयरनेस बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इसका फील्ड भी बड़ा है। इसको कैसे पढ़ना है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग मैथ और रीजनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। मैथ और रीजनिंग में आपको कम से कम टोटल क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है? तो सर टोटल क्वेश्चन हमको सही 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़े आप 3 साल से हैं, इसीलिए कोई बहाना मत मारिएगा कि हमको नहीं पढ़ा हुआ है, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। कम से कम आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप कर सकते हैं सर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों क्या होता है? कैलकुलेटिव होता है, और इस पे आपको समय भी क्या देना है? ज़्यादा देना है। चला ध्यान में रखना कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर थोड़ा सब क्वेश्चन आता है तो 50 क्वेश्चन को कितना देर में टिक कर सकते हो? आप कहेंगे सर 10 मिनट काफ़ी हो गया। मतलब साफ है कि जनरल अवेयरनेस से हमारा टाइम बचेगा। तो जनरल अवेयरनेस से जो टाइम बचेगा उसको आप कहाँ लगाएंगे? मैथ रीजनिंग में लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, समय लगता है, तो आप यहाँ पे समय दे सकते हैं। आप कहेंगे चलो ये ठीक है सर, इसको तो हम मैनेज कर लेंगे, 60 क्वेश्चन हम यहाँ से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। 5-5 क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि हो सकता है आप नहीं बना पाए, हो सकता है कि आपके पास एग्जाम हॉल में प्रेशर आ जाए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी अगर हम यहाँ पे 60 स्कोर कर लेते हैं तो यहाँ तो हमको 30 स्कोर करना होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, 30 स्कोर कर सकते हैं आप, इसलिए कर सकते हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, सिविक्स भी पढ़ा हुआ है सर, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है। फोकस किस पे करना है? करंट अफेयर पे करना है। करंट अफेयर पे 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और अमूमन आपको देखने को मिल जाएगा सर इतना क्वेश्चन। और करंट अफेयर के लिए आपको क्या रामबाण उपाय लगाना है? तो सर पिछला 1 से 1.5 साल करंट अफेयर को रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज होगा? तो सर इसके लिए SPD का करंट अफेयर का बुक आता है, आप सर उसको 1 साल वाला ले लीजिए और उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपको करंट अफेयर में वो 8 से 10 नंबर जरूर दिला देगा। इतना तो आप हमेशा अपने माइंड में लेकर के चलिएगा। बाकी और किसी सोर्स से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पर डे तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो SPD का 1 ईयर वाला करंट अफेयर आता है, उसको आप मार्केट से ले लीजिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं रामबाण होगा। आप कहेंगे कि चलो सर हम करंट अफेयर भी तो मैनेज कर लेंगे, जनरल अवेयरनेस में 8 पेपर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमको तो यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी फंसाएगा, हमको तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर का सेक्शन है वो फंसाएगा। चला यो नहीं फंसाएगा, बिलीव रखो। अगर आप द लॉजिकल साइंस से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाया है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर कि आपके NTPC CBT 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले और अभी जो पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि NTPC CBT 2 में या फिर NTPC एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है जनरल अवेयरनेस का, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, इन तीनों से मिला करके आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 10 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेरे मित्र, साइंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप इतना भी भूसकोल विद्यार्थी नहीं है कि आपसे साइंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के पूछे जाते हैं। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि NTPC में साइंस बहुत टफ होता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, फलना चिलना ढकेलना, ये वो गलत कर रहा है, भरमा रहा है। क्वेश्चन का लेवल आप देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें सर फिजिक्स बहुत ही इजी लेवल का, या तो आपको यूनिट पूछ लिया गया, या कोई यंत्र है उसका आविष्कारक कौन है ये सब पूछ लिया गया। हाँ, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन परेशान करेंगे, सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन परेशान करेंगे।
तो मेरे मित्र ये भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके लिए भी आपके पास एक रामबाण तरीका है, और वो रामबाण तरीका है सर ये। मैं आपको इसलिए प्रिफेयर कर रहा हूँ कि आपके इस बुक में जो आपका एसपीडी का साइंस आता है, इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो सारे आपके एनटीपीसी एग्जाम रेलेवेंट है। और मेरे मित्र मेरा ये चीज़ आजमाया हुआ है कि जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें से जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको इस बुक में टिक आउट करके रखा हूँ, वो दिखा सकता हूँ। मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कौन कौन सा था। कहाँ गया भाई, खुल जाओ। देखिए सर, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या था? भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ पे हुआ था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह तारापुर परमाणु विद्युत उपग्रह कहाँ पे है? ये सारे क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछे गए थे। मैं आपको इसीलिए एसपीडी साइंस का बुक प्रिफेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कुछ भी दिया है वो रिवीजन के पर्पज से ही दिया गया है। इसमें आपको डीपली नॉलेज के लिए नहीं दिया गया है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसमें आपको जो भी टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और सारे टॉपिक को अगर आप पढ़ने में जीनियस हैं और अगर आपका सिटिंग पावर अच्छा है तो आप सरसरी निगाह से देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करके जाना, फिर हो जाएगी सर बोरिंग वाली बात, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? तो यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट दिए हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित हो, कुछ भी है, उसको आप क्या करेंगे, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ के चले जाएंगे। एक बार सरसरी निगाह से देख भी लोगे ना चला, तो माइंड अभी आपका इस समय इतना एक्टिव है कि आप कुछ भी पढ़ोगे तो सट दबर यहाँ पे जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप इसको, जितने भी इसके टॉपिक हैं उसको आप रिवाइज करके जरूर जाएं। मैं याद करके जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिवाइज करके जाने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करके जाने के लिए बोल रहा हूँ। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का एक डर बैठा हुआ है, वहम बैठा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। अब बात रही किसकी सर? तो सर बात रही कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एब्रिविएशन पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म समझ रहे हैं ना, वो पूछे जाएंगे। कुछ आपका MS विंडोज से सवाल होता है, कुछ आपका पावर पॉइंट से सवाल होता है, कुछ आपका एक्सेल से सवाल होता है। बहुत छोटा छोटा सवाल होता है सर, कोई बड़ा सवाल नहीं होता है। तो सर ये सवाल हमको कहाँ मिलेगा? तो सर ये चीज़ जब आप प्रीवियस पेपर लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्म और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से करा दूं, ताकि आपका जो ये वहम है कंप्यूटर से संबंधित वो भी खत्म हो पाए। ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे BCA लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक टेस्ट होगा कि कंप्यूटर में आप क्या जान रहे हैं, बस इसी चीज़ का। इसके लिए ज़्यादा रोना नहीं है सर। अब सवाल है कि गुरुजी ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए रामबाण का काम करेगा। बिल्कुल करेगा सर, 100% करेगा सर, ना करने का कोई सवाल ही नहीं होता है सर। तो आपका करंट अफेयर का भी तोड़ मिल गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यहाँ से सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। इसमें जो भी आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित टर्मिनोलॉजी दिए हुए हैं, वन लाइनर दिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी जो पोर्शन है, चाहे वो आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है लेंस में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिविजन के पर्पज से ही आपका ये बुक है, ये पढ़ने के पर्पज से नहीं है, ओनली रिविजन के पर्पज से। मैं इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कहेंगे चलो सर इसका तो परेशानी खत्म हो गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि गुरुजी ये प्रीवियस पेपर हम कहाँ से लगाएंगे? तो मेरे मित्र, प्रीवियस पेपर के लिए बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि सर अगर कोई बुक मिल जाता तो हम लोग उसको थोड़ा सा पेन से रंग रंग के मेहनत कर पाते, तो सर उसके लिए भी उपाय है, और इसके लिए आपका ये रामबाण उपाय है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास न तो SPD से कोई प्रमोशन के लिए पैसा आया है और ना ही यूथ पब्लिकेशन से प्रमोशन के लिए कोई पैसा आया है। ये बुक, दोनों ही बुक हम इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैंने जो इसका कंटेंट देखा वो मुझे रेलेवेंट लगा,
और मैं यूथ पब्लिकेशन के बुक को आज से नहीं 2018 के ALP एग्ज़ाम से फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने ALP एग्ज़ाम में भी जो फिटर पढ़ाया था, डीजल मैकेनिक को पढ़ाया था, वो कहाँ से पढ़ाया? तो सर यूथ बुक से पढ़ाया था और बच्चे 100% सेलेक्ट होकर के आए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2018 का हमारा रिजल्ट बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बुक पे भरोसा करता हूँ। तो और जो आपका ये बुक है, ये है NTPC CBT 2 स्टेज सेकेंड आपका, जिसमें आपको सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व पेपर के लिए इससे अच्छा आपके पास बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि सर ये रेलवे के ऑफिशियल पेपर पे बात करता है और कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होता है वो ऑथेंटिक होता है। हाँ, पब्लिकेशन है, एक दो आंसर आपको इधर उधर मिसमैच हो जाएगा, जिसको आप अपने टीचर से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बुक कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा, एक बेहतर अवसर देगा, जहाँ से आप क्वेश्चन के समग्रता को भी समझ पाएंगे और साथ ही साथ आप एक बेस्ट कंटेंट को भी फॉलो कर पाएंगे। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये तो इंग्लिश में नहीं होगा। भाई मेरे, इसका जो प्रीवियस पेपर है वो पूरा हिंदी और इंग्लिश है, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। तो प्रीवियस अगर आप करना चाहते हैं इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए ये एक बेहतर तैयारी हो सकता है। मेरे मित्र, मैंने इतना समझाने के बाद आप कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि अब आपको किस लेवल का पढ़ाई करना है। ना तो आपको यहाँ पे UPSC लेवल का तैयारी करना है, ना ही BPSC लेवल का तैयारी करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना है। बस क्या करना है, तो सर यहाँ पे आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है। वाई? बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी टू क्रैक दिस CBT 2, क्योंकि आपके अंदर प्रवृत्ति है CBT 2 क्रैक करने की। क्यों है? क्योंकि आपने CBT 1 क्रैक करा है। इसीलिए मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि प्रेशर न लें सर, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में द्वंद्व न पालें, अपने माइंड में युद्ध न चलाएं कि हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ है, प्रीवियस पेपर लगाइए, क्वेश्चन का नेचर समझ जाएंगे। आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। ऐसा नहीं कि बैठ करके आप 200 क्वेश्चन लगा रहे हैं एक ही चैप्टर का, सर वो भी नहीं है सही तरीका। स्मार्ट तरीका क्या है? हमने चैप्टर खोला, देखा कि ठीक है इसका थ्योरी हमारे माइंड में आ गया, इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो सर, हम कितना भी बक लेंगे, आप क्या पढ़े हो, कितना जानते हो, आपका जो औकात है वो आप खुद बता सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, चाहे कोई भी इंसान हो उसको अपना औकात मालूम होता है। इसीलिए मैं बार बार आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि रिवीजन भी करना है तो आपको अपने हिसाब से करना है। चैप्टर खोलो, उसके कोर्स कंटेंट को देखो, आपने एक बार रिकॉल कर लिया सारा चीज़, उससे संबंधित क्वेश्चन देखो। जरूरी है हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि अच्छा ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसका जो डाउट है उसको आप सॉल्व कर लें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह से आप करके CBT 2 में मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में जब आपको बैठना है तो सर मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। इससे ज़्यादा जाते हो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, तुरुप का इक्का साबित होगा। आपका टाइम कहाँ पे बचेगा? करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस में बचेगा। अगर जनरल अवेयर्स आपको याद है तो आप आराम से ठीक करोगे, और अगर नहीं याद है तो फिर वो आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। इसीलिए आप ये परेशान ना हो कि हमको ये नहीं पढ़ा हुआ है, हम ये करेंगे वो करेंगे। सर फंस सकते हैं, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसीलिए आपको जो पढ़ा हुआ है सारा सिलेबस NTPC CBT 2 में भी है। बस फर्क यही है कि CBT 1 में आपने 100 क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का एग्जाम दिया था, यहाँ पे 120 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। टाइम भी तो हमको आधा घंटा ज़्यादा मिल रहा है, कर लेंगे। तो मेरे मित्र, अगर आप इस तरीके का स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और एकदम शांति मन से रेगुलर आप अपने रिवीजन पे, आप अपने सब्जेक्ट मैटर पे काम करते हैं, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मेरा गारंटी है और मेरा कहीं ना कहीं आपसे प्रॉमिस भी है कि अगर आप कूल तरीके से, शांत तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए सारा चीज़ आसान है। लेकिन जैसे ही आप भटकेंगे तो फिर आप भटकते रह जाएंगे। क्योंकि सर एक कहावत भी है और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि रास्ता बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए चला, अगर आपके अंदर विश्वास आ गया, आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। जैसे ही विश्वास डगमगाओगे तो सर सब आपका फ़ायदा उठाएगा। ऐसे भी दुनिया फ़ायदा उठा ही रहा है और ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, हमारे कहे हुए बातों को एक बार आप फॉलो करके देखिए। बस 1-2 चैप्टर आप इस तरह से रिवाइज करके देखिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी ने क्या बोला था और हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मैं इसी के साथ यहीं पे आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा
NTPC CBT 2 के लिए, क्योंकि आप सभी योद्धा हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पक्का 4 के आओगे। बस ज़रूरत क्या है सर? हार्ड वर्क नहीं करने की, स्मार्ट वर्क करने की, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाने की। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, विश्वास जग गया ना एक बार चला, याद रखना जीवन में कुछ भी करोगे ना सब सही होगा। विश्वास बहुत बड़ा चीज़ होता है, और अगर एक बार विश्वास अगर हार गए ना तो सर फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं NTPC CBT 2 के लिए। आप सभी मेहनत कीजिए, और मैं यहाँ पे एक और कोशिश करने जा रहा हूँ आप सबों के लिए कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के या फिर कंप्यूटर के, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देने का कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और साथ ही बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। जो बुक मैंने बोला है अगर आप उसको कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाए होंगे, और मेरे ख्याल से अब आपके अंदर से जो NTPC CBT 2 का द्वंद्व आपके मन में चल रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया होगा। अगर आपको मेरा कोई बात बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वर्ड आज के इस सेशन में यूज करा है, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।